हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, हमारा कंसोलिडेशन जो चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है एंड इस टॉपिक में जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। हालांकि है कोई बड़ी बात नहीं, आंसर सबका ठीक आता है, लेकिन इसमें हमारे को जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारे को पेरेंट की बुक्स में रीवैल्यूएशन सरप्लस दिया हो तो उस केस में हम ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में क्या करेंगे और ग्रुप रीवैल्यूएशन सरप्लस में क्या होगा और एनसीआई में हमारी क्या फिगर जाएंगी। ये एक डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का होता है, तो इस वीडियो में मैं ये जो डाउट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा दो तरीके। एक तो हमारा है पुराना तरीका जिससे एग्ज़ाम में मैक्सिमम 1 या 1.5 मार्क्स कटेंगे, बट वो एक बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है। आंसर्स मैच करेंगे हमारे, एक पॉइंट बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट सिचुएशन क्या होगी एग्जाम के लिए, यहाँ प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, 1-1.5 मार्क कटेंगे लेकिन काफ़ी टाइम बच जाएगा। क्योंकि जो दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन वो सही तरीका है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इस मार्क्स को बढ़ाने के लिए उस तरीके में 10 से 15 मिनट वेस्ट कर देते हैं, और अगर एक आधी मिस्टेक भी हो गई तो बैलेंस शीट मैच नहीं करती है स्टूडेंट्स की। तो दैट्स वाई मैं इस वीडियो में दोनों तरीके बताऊंगा कि कैसे हम, अगर हमारे को रीवैल्यूएशन सरप्लस पेरेंट की बुक्स में भी दिया है तो उस केस में हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे इन ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, ग्रुप रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड एनसीआई। तो देखो, तो हमारे पास एक छोटी सी सिचुएशन मैंने क्रिएट की है, एक छोटा सा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमारे को पेरेंट की बुक्स में शेयर कैपिटल दिया है, रिटेन्ड अर्निंग दिया है, रीवैल्यूएशन सरप्लस दिए। सब्सिडरी की बुक्स में हमें शेयर कैपिटल दिया है, रिटेन अर्निंग दिया है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। सब्सिडरी की बुक्स में अभी कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट्स हमें 3 बताई हुई है। रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन इज 30,000। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सब्सिडरी, कि सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वॉज 3,000, जो रिपोर्टिंग पे 4,000 है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ सब्सिडरी इज वैल्यूड एट 2,000 अबव इट्स बुक वैल्यू ऑन एक्विजिशन, मतलब हमारा रीवैल्यूएशन आ जाएगा सब्सिडरी की बुक्स में, क्योंकि जब भी हम कंसोलिडेशन करते हैं तो सब्सिडरी के सारे एसेट्स हमें फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने होते हैं। तो यहाँ पे उसकी फेयर वैल्यू 2,000 अबव थी बुक वैल्यू की, तो एक्विजिशन पे हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। एंड डेप्रिसिएशन फ्रॉम एक्विजिशन टिल रिपोर्टिंग इज 700, के एक्विजिशन से लेके रिपोर्टिंग तक हमारा 700 का डेप्रिसिएशन हो गया इसमें। एंड लास्ट है एनसीआई एट एक्विजिशन इज 3,000। अब इस केस में इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो पहले मैं तुम सबको बताता हूं अपना सिंपल ओल्ड एंड इजी ट्रीटमेंट, जहां पे 1 to 1.5 मार्क के कटने के चांसेस होते हैं। 1 to 1.5 मार्क्स के चांसेस होते हैं, थोड़ा मतलब चांसेस हैं, ऐसा नहीं है हर बार कटेंगे, बट देयर आर चांसेस कि मार्क्स इतने कट सकते हैं। बट इसमें तुम्हारा क्वेश्चन क्विक हो जाएगा और लेस कंफ्यूजन होगी। क्विक होगा क्वेश्चन और लेस कंफ्यूजन होगी यहाँ पे हमारी। तो एक क्वेश्चन क्या है, देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने तुम्हें 3 फॉर्मेट कराए हैं अपने। सबसे पहले मैं अपना फॉर्मेट बनाऊंगा नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एक्विजिशन की डेट पे और रिपोर्टिंग की डेट पे। ठीक है, मैं ओल्ड तरीका बता रहा हूँ, एक्विजिशन की डेट पे और रिपोर्टिंग की डेट पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आ जाएगा मेरा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल है 50,000 सब्सिडरी का, हम पेरेंट का नहीं देखते, सब्सिडरी का 50,000 एक्विजिशन और नथिंग इज मेंशन, तो रिपोर्टिंग पे भी शेयर कैपिटल 50,000 रहेगा। रिटेन्ड अर्निंग, एक्विजिशन पे हमें रिटेन्ड अर्निंग दी है 3,000, तो 3,000 एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड 4,000 एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तीसरा यहाँ पे बन जाएगा हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस, कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ सब्सिडरी इज वैल्यूड एट 2,000 अबव इट्स बुक वैल्यू। तो एक्विजिशन के टाइम पे हमारे एसेट की वैल्यू 2,000 ज़्यादा थी और एक्विजिशन से रिपोर्टिंग तक हमारी 700 से एसेट की वैल्यू गिर गई। दैट मीन्स फेयर वैल्यू में जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो 700 की है, तो 1,300 की हमारी रिपोर्टिंग में वैल्यू रहेगी। दिस इज एक्सेस डेप्रिसिएशन, दिस इज एक्सेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम एक्विजिशन टू रिपोर्टिंग, कि जो हमने फेयर वैल्यू पे एक्सेस वैल्यू रिकॉर्ड की थी उससे रिपोर्टिंग डेट तक जो डेप्रिसिएशन लगी वो थी 700 की।
ठीक है। अब मैंने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अभी तक क्या बताया था, सिंपल तरीका। मैं यहाँ पे इनका टोटल कर लूँगा, तो 50,000 प्लस 3, 53 और 2 55,000, और यहाँ पे आ जाएगा 55300। सो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो मेरा पोस्ट एक्विजिशन, या इसको मैं नीचे लिखता हूँ चलो थोड़ा सा, तो मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 300 मेरा आ रहा है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वैल्यू है 55300, यहाँ है 55,000। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बनाऊँगा दो चीज़ें, एक बनाऊँगा NCI और एक बनाऊँगा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। ये मैं ओल्ड तरीका बता रहा हूँ जहाँ पे तुम्हारे 1.1.5 मार्क्स के कटने के चांसेस हैं, बट ये जल्दी हो जाएगा विद लेस कन्फ्यूजन। तो इसमें टाइम सेव बहुत हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ अगर हम अपनी जान के गलत कर रहे हैं कि पता यार ये का 1-1.5 मार्क कटेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, इस पॉइंट में कन्फ्यूजन नहीं होगी। ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर बाद में मैं तुम्हारे को एक्चुअल तरीका बताऊंगा जो हमें यहाँ पे करना है फुल मार्क्स गेन करने के लिए। तो इट डिपेंड्स तुम्हें कौन सा मेथड चूज करना है। अब NCI में हमारी फिगर क्या आएगी, एक आता है हमारा NCI एट एक्विजिशन के एक्विजिशन के टाइम पे जो हमारा NCI था वो हमें गिवन कितना है यहाँ पे 3000। तो मेरी यहाँ पे जो फिगर आ जाएगी दैट इज 3000 NCI एट एक्विजिशन प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हमारा NCI का शेयर कितना होगा। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मैंने अभी निकाले हमारे 3,300 वर्दी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में NCI का शेयर कितना होगा, तो सब्सिडरी में पेरेंट का 80% शेयर था, तो NCI का 20% हो गया। सो दैट इज 300 इंटू 20%, दैट इज 60 हमारा हो गया शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो NCI जो हमारा टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 3060। दूसरा हमारा जो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग है वो कितना आएगा हमारा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, दैट इज पेरेंट्स रिटेन्ड अर्निंग। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी, इट इज 70,000। तो 70,000 हमारी पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग प्लस अगेन शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारे हैं 300 के, यहाँ पे 300 के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। इसमें पेरेंट का शेयर कितना है, पेरेंट का इसमें 80% शेयर है, तो दैट मीन्स 240 हमारा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा। और नेट फिगर हमारी आ जाएगी यहाँ पे 70240 ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। अब इसको जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा इनफैक्ट, तो इसमें एक्सट्रैक्ट्स मतलब मैं सिर्फ अभी एक पार्ट की बात कर रहा हूं, पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहा। तो इक्विटी में क्या क्या आएगा, ध्यान से देखना, इक्विटी में क्या क्या आएगा। तो पहला तो आएगा मेरा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट की आती है, तो शेयर कैपिटल कितनी है पेरेंट की, दैट इज 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ पे आ गई मेरी पेरेंट की शेयर कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे आएगा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। सो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग मेरे हैं 70240। उसके बाद आ जाएगा मेरा NCI है 3060। और उसके बाद पेरेंट की बुक्स में उनका अपना रीवैल्यूएशन सरप्लस भी था 30,000 का, वो हम एज इज यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज रीवैल्यूएशन सरप्लस 30,000। तो ये हम करके अपना इक्विटी का पार्ट बनाएंगे, जिसका टोटल जो आ रहा है तुम देखना, इट इज़ 1 लाख प्लस 70240 प्लस 3060 प्लस 30,000, ये आ रहा है 203300। मैंने बिल्कुल रैंडम फिगर्स लिए हैं, अपनी तरफ से फिगर्स बनाई हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दी होल कॉन्सेप्ट। अब देखो, मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैंने सिंपल जो अपना तरीका है वही फॉलो करा। मैंने अपना बनाया नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी और एक्विजिशन रिपोर्टिंग, जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करा। मैंने
इसका कोई ट्रीटमेंट अलग से नहीं करा, कुछ नहीं सोचा कि मैंने अलग से क्या करना है, ये सब कुछ नहीं, सिंपल मैंने अपना नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी और एक्विजिशन रिपोर्टिंग बनाया, सारी फिगर्स लिखी जैसे करते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकाला। देन एनसीआई का फॉर्मेट बनाया जिसमें आता है एनसीआई एट एक्विजिशन प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और फिर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग, उसमें हमारे सब्सिडरी का जो शेयर है हमारा दैट इज 240, ये आ गया। और फिर मैंने अपनी इक्विटी में क्या डाल दिया, शेयर कैपिटल, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, एनसीआई एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। दिस इज द ईजीएस्ट तरीका जहां पे हम इस रिवैल्यूएशन सरप्लस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। जो नॉर्मल हमारी रिवैल्यूएशन है इसका जैसा ट्रीटमेंट करते हैं हम वैसे ही करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे को पेरेंट का रिवैल्यूएशन सरप्लस ना दिया हो, लेट्स से इन द क्वेश्चन हमें ये चीज़ नहीं गिवन, लेट्स से ये हमें नहीं गिवन, ठीक है ना, ये हमें नहीं गिवन, तो उस केस में हमारा ये जो ट्रीटमेंट है ये ओके है, परफेक्ट है। तो उस केस में हमें कोई अलग से यहाँ पे ये रिवैल्यूएशन सरप्लस, ग्रुप रिवैल्यूएशन सरप्लस बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ ओके, बस ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी, यही ट्रीटमेंट होगा हमारा। रिवैल्यूएशन सरप्लस जो पेरेंट का है नहीं तो वो यहाँ से हट जाएगा, बाकी सारा ट्रीटमेंट हमारा एज इट इज रहेगा अगर पेरेंट की बुक्स में रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं दिया तो मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रीटमेंट सारा वही रहेगा, बस ये रिवैल्यूएशन सरप्लस हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। एग्जाम के लिए इन दोनों जगहों पे थोड़ी सी गलती है जिसकी वजह से तुम्हारे 1 और 1.5 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे इसके नीचे करता हूँ इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट, इसको हटाता हूँ मैं, आई विल चेंज द कलर। देखो अब हमारा एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होगा, यहाँ पे बनेंगे फॉर्मेट सेम ही फॉर्मेट हमें बनाने। पहला बन जाएगा नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन एंड रिपोर्टिंग। अब यहां पे एक छोटा सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा ध्यान से देखना। हम पहले लिखेंगे हमारा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो हमारा सेम ही रहता है, इट्स गोइंग टू बी 50,000 जो सब्सिडरी का है। उसके बाद हमारा जो रिटेन्ड अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग हमारी क्वेश्चन में मैं इसे देखें तो रिटेन्ड अर्निंग हमारे को एक्विजिशन में दी हुई है हमारे को 3,000 और रिपोर्टिंग पे 4,000 है जो हमने देखी थी, तो सेम फिगर हमारी यहाँ पे आ जाएगी 3,000 एंड 4,000। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका एक अलग से ट्रीटमेंट करेंगे, ये अलग से हमारा आएगा पोस्ट एक्विजिशन, ध्यान से सुनना, ये आएगा हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये आएगा हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो ये हो गया 53,000 और ये हो गया 54,000। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा जो आया है दैट इज 1,000। एक हमारा ये होगा। अब सेम चीज हम करेंगे हमारी रिवैल्यूएशन सरप्लस की, वही सेम फॉर्मेट में लिखूंगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस, सेम फिगर, रिवैल्यूएशन सरप्लस सेम चीज कि पहले हमारी जो रिवैल्यूएशन सरप्लस थी जो फेयर वैल्यू थी दैट वाज 2,000 और अब रिपोर्टिंग डेट पे वो गिर के हो गई 1,300, 700 की लग गई एक्सेस डेप्रिसिएशन। तो ये आ जाएगी यहाँ पे 2,000 और ये आ जाएगी यहाँ पे 1,300 और यहाँ मैं लिखूंगा अब पोस्ट एक्विजिशन, या इसको मैं यहाँ लिखता हूँ पोस्ट एक्विजिशन रीवैल्यूएशन लॉस 700 का मेरा रीवैल्यूएशन लॉस आया। सो अब मैंने रीवैल्यूएशन के अलावा वाली फिगर का अलग प्रॉफिट या लॉस निकाला और रीवैल्यूएशन का अलग प्रॉफिट या लॉस निकाला। देखो नेट हमारा वही है, 300 का हमारा प्रॉफिट था, 300 का हमारा प्रॉफिट था, यहाँ भी नेट हमारा 300 का ही प्रॉफिट आ रहा है, बट फ़र्क ये है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मैंने अलग से कैलकुलेट करे और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस मैंने अलग से कैलकुलेट करा, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट देखना मेरा यहाँ पे क्या होगा। पहले मैं बनाऊंगा हमारा एनसीआई, इसमें आएगा
NCI एट एक्विजिशन। तो एक्विजिशन पे NCI हमारा कितना था, सेम फिगर आएगी 3000। अब यहाँ पे जो नई चीज़ आएगी वो मैं रेड में कर लेता हूँ। तो पहली चीज़ नई आएगी शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। पोस्ट एक्विजिशन में प्रॉफिट तो 1000 थे हमारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और NCI का शेयर है 20%, तो 200 आ जाएगा हमारा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। एंड मैं लिख दूंगा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रीवैल्यूएशन लॉस विच इज 700 का हमारा लॉस था, इसका 20%, तो दैट इज 140। तो 140 का हमारा रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। तो रीवैल्यूएशन का हमारा लॉस 700 था, सब्सिडरी का शेयर है, NCI का शेयर है 20%, तो 20% से मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आ गया शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रीवैल्यूएशन लॉस 140। और तुम बोलोगे कि सर यहाँ तक तो हमारी फिगर जैसे पहले ही थी वही आ रही, उधर भी आपने यही किया था, NCI में टोटल आपने यहाँ पे 60 लिख दिया और 3060 आ रहा है, सेम फिगर हमारी यहाँ पे आ रही, क्या फ़र्क है इसमें, कुछ भी फ़र्क नहीं। तो यहाँ पे भी मैं करूँगा 140 60, तो ये भी मेरा 3060 आ रहा है, बिल्कुल सही, कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल सही, मैं तो कह रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं। दूसरा हमारा यहाँ पे आएगा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। सो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में क्या क्या फिगर जाएगी, मैं पहले वर्किंग नोट्स को अंडरलाइन कर देता हूँ, डबल अंडरलाइन। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में मेरी क्या फिगर जाएगी, पेरेंट्स रिटेन्ड अर्निंग। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी हमारी, तो पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग वॉज 70,000 वॉज पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग, ओके 70,000 लिख दिया। अब उसके बाद मैं ऐड करूंगा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ subsidiary, share in post acquisition profit which was post acquisition profit कितने थे हमारे 1000, share in post acquisition profits हमें यहाँ पे लिखने हैं, profits है 1000, तो वो 1000 हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, मैं इसको रेड में कर लेता हूँ। सो 1000 इसका 80% शेयर है पेरेंट का, तो हमारा 800 यहाँ आ गया, ठीक है। तो हमारी जो नेट फिगर आ गई ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की वो आ गई 70800, ये आ गई हमारी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। अब एक और हमारा यहां पे नया वर्किंग नोट बनेगा, दैट इज ग्रुप रीवैल्यूएशन सरप्लस। ग्रुप रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसमें आ जाएगा पेरेंट्स रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब पेरेंट का रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना था हमने देखा था, इट वाज 30,000, तो वो 30,000 में यहां लिख दूंगा, पेरेंट रीवैल्यूएशन सरप्लस है 30,000 एंड शेयर इन सब्सिडरीज रीवैल्यूएशन या शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ सब्सिडरी। तो 700 का हमारा लॉस था, इसमें 80%, तो इट इज 560 का हमारा लॉस है, वो हम यहां से माइनस कर देंगे। तो 560 का लॉस माइनस कर दिया और मेरा जो ग्रुप रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहे थे 30,000 माइनस 560, दैट इज 29440। सो अब मेरी जो फिगर्स है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, थोड़ी सी मेरी फिगर्स चेंज हो गई। कौन कौन सी, मेरी फिगर एक तो हमारे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की चेंज हो गई और ग्रुप रिवैल्यूएशन सरप्लस की चेंज हो गई। दिस इज द एक्चुअल ट्रीटमेंट जो तुम सबको करना चाहिए, एक्चुअल ट्रीटमेंट जो तुम सबको करना चाहिए कि हम अपना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐसे रखेंगे और रीवैल्यूएशन सरप्लस का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस अलग से नोट करेंगे, ठीक है। जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसका शेयर हमारा NCI में चला जाएगा और ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस का जो भी हमारा पोस्ट एक्विजिशन है वो NCI में भी चला जाएगा और वो ग्रुप रीवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा। अब अगर मैं देखो यहीं पे इसी जगह पे एक काम करते हैं, ये मैं हटाता हूं, इसी जगह पे मैं तुम्हारे को अब दिखाता हूं आंसर। नया आंसर मेरा सेम चीज आई कॉपी पेस्ट फॉर थोड़ा सा ईज, कॉपी, इधर मैंने कर दिया पेस्ट,
ठीक है, अब ध्यान से देखना, या चलो और इजी करता हूँ, थोड़ा बैक करते हैं। मैंने जो कहा था जो फिगर्स चेंज होगी, मैं वो फिगर्स अब लिखता हूँ, नई फिगर्स क्या आ रही हैं। तो हमारा जो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग है वो कितना आ रहा है, इट इज 70800। सो 70800 हमारा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग आ रहा है। और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो हमारा है, अब वो ग्रुप रीवैल्यूएशन सरप्लस बन जाएगा विच इज 29440। और मैं यहां पे लिख दूंगा ग्रुप रीवैल्यूएशन सरप्लस 29440। ठीक है, अब अगर तुम इनका भी टोटल करोगे वो यही सेम आएगा 20330। इट इज 1 लाख प्लस 70800 प्लस 3060 प्लस 29440, ये भी 20330 आ रहा है। सो तुम अगर देखोगे डिफरेंस नहीं है एज सच कुछ ज़्यादा, बस यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एक्चुअल ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे को इस प्रॉफिट को दो में बाइफिकेट करना पड़ता है और ग्रुप रीवैल्यूएशन सरप्लस अलग से करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि वो ग्रुप रीवैल्यूएशन सारा का सारा जो पोस्ट एक्विजिशन लॉस है वो ग्रुप रीवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस करते हैं। दैट इज फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं कि ग्रुप रीवैल्यूएशन लॉस को वो यहां तो उनका शेयर माइनस या ऐड जो भी करना है कर देते हैं, एनसीआई में करना भूल जाते हैं। उनको लगता है कि बस ये एनसीआई में आएगा, ये एनसीआई में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसी ना। और थर्ड, कई बच्चे क्या करते हैं, वो रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो लॉस है या प्रॉफिट जो भी आ रहा है वो ग्रुप रीवैल्यूएशन सरप्लस में भी डाल देते हैं, वो यहां पे भी डाल देते हैं। तो ये एक कंफ्यूजिंग फैक्टर होता है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं ये सजेशन तुम्हें देता हूं कि देखो, एफआर का पेपर वैसे ही बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है ना। कंसोलिडेशन का चैप्टर अगर तुम्हारे को 20 मार्क्स में आ गया, वैसे तो 40% चांस है 20 मार्क्स में आए, 60% चांस होता है सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसका क्वेश्चन तुम्हें आ गया तो तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि एक इस चीज़ की वजह से अगर तुमने नहीं बनाया तो क्या होगा, तुम्हारी बैलेंस शीट की ये फिगर गलत होगी, टोटल भी गलत आ जाएगा और बैलेंस शीट का टोटल भी नहीं मैच कर पाएगा एंड बाद में तुम पैनिक कर जाओगे, मेरा तो टोटल मैच नहीं करा, डीमोटिवेशन आ जाएगी, चेक करने का टाइम नहीं होगा, अगला क्वेश्चन भी उस चक्कर में काफ़ी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि तुम्हें अपने ट्रीटमेंट में सिंपल रखो ऐसा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एनसीआई एंड ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। अगर तुम्हारा रीवैल्यूएशन सरप्लस है पेरेंट का, उसको एज इट इज छोड़ दो, उसको कोई चेंज ना करो। हाफ मार्क इसका कटेगा, मैक्स टू मैक्स 1 मार्क इसका कटेगा। स्टेप मार्किंग होती है, जब वो देखेंगे, वो तुम्हारा वर्किंग नोट चेक करेंगे, तो वो स्टूडेंट का जब भी वर्किंग नोट चेक करेंगे दे विल सी, अच्छा ये डाल दिया, अच्छा ये गलत कर दिया स्टूडेंट ने, ये गलत कर दिया, ठीक है 1 मार्क्स इसका काट लो बस मैक्स। तो 1.5 मार्क कटेगा, लेकिन तुम देखो कितनी ज़्यादा टाइम सेविंग है, क्योंकि 90% क्वेश्चंस तुम्हारे इसी फॉर्मेट से होंगे। 90% क्वेश्चन, सिर्फ 10% चांसेस होंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन तुम्हें दी होगी और इसकी वजह से तुम्हारे को एक नया वर्किंग नोट बनाना पड़ सकता है। सो इट इज़ नाउ अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू वर्क। तुम चाहते हो इस तरीके से करना जो सही ट्रीटमेंट है, अगर समझ आ गया बहुत अच्छे से एंड यू फील कॉन्फिडेंट कि तुम ऐसे कर सकते हो, देन आई एम वेरी हैप्पी यू फॉलो दिस मेथड। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यार एक आधे मार्क के लिए हम यहाँ पे गलती करने से पहली बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं, इतनी सारी PURP हो गया, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हो गई, और भी ये एसेट सेल हुआ, ये वो बहुत दिक्कतें हैं यार, तो इससे बेटर ना इसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। मैक्स टू मैक्स आधा 1 मार्क कटेगा या 1.5 मार्क, हद से हद मैक्स टू मैक्स 1.5 मार्क कटेगा। एंड तुम्हें जनरली बताऊं, कई बार तो ये मार्क्स काटते भी नहीं है। FR, ये SBR के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। FR में तो कई बार बच्चों के मार्क्स भी नहीं काटते कि कोई बात नहीं, चलो टोटल ठीक करा बच्चे ने, बस ये एडजस्टमेंट नहीं करी, दैट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आ तो सारे इक्विटी के अंदर ही रहना, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में गड़बड़ है, कई बार तो आधा मार्क्स ही काटे छोड़ देते हैं। तो दिस इज द सिचुएशन गाइस फॉर यू। तो ध्यान से देखो, इसको समझो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका जो PDF है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो तुम जो बच्चे YouTube से देख रहे हैं वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर देयर रेडी रेफरेंस, और जो स्टूडेंट्स V-गाइड के हैं उनको तो मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से वो इसको समझ सकते हैं। तो ये एक ट्रीटमेंट है, जब भी हमारे को पेरेंट का रीवैल्यूएशन सरप्लस दिया हो तो हमें कैसे ट्रीटमेंट करने हैं। आई होप इस वीडियो से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गए हो एंड इट इज़ अप टू यू विच मेथड यू वांट टू फॉलो। मैं नहीं बोलूँगा कि यही मेथड फॉलो करो, मैं नहीं बोलूँगा यही मेथड फॉलो करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली चूज दिस मेथड। एक भी मार्क क्यों डिडक्ट करना, फुल मार्क स्कोर करो। अगर लगता है कि टाइम कम है, बहुत कम टाइम है, तो बेटर है कि इस तरीके से करो, हाफ 1 मार्क के चक्कर में बाकी का क्वेश्चन अपना गलत मत कर बैठना, ठीक है। सो दिस इज माई सजेशन एंड दिस इज द टॉपिक गाइज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।